हेलो साथियों। आज हम पनामा नहर के बारे में पढ़ेंगे। पनामा नहर बहुत ही महत्वपूर्ण नहर है और संसार के जो दो महत्वपूर्ण नहर हैं उसमें स्वेज नहर और पनामा नहर का नाम आता है। आज हम पनामा नहर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करने जा रहे हैं। पनामा नहर इतना अधिक इम्पॉर्टेंट है कि इससे पूरी दुनिया का $270 बिलियन का व्यापार पनामा नहर से ही संपन्न होता है। यानी कि संसार का 5% से अधिक व्यापार पनामा नहर के द्वारा किया जाता है। पनामा नहर की लोकेशन देखें तो यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के लगभग बीच में है। यह प्रॉपरली तो पड़ेगा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ही यह स्थित है। तो जो उत्तरी अमेरिका के में 13 देश स्थित हैं, इसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण देश है हमारा पनामा देश। इसी पनामा देश के लगभग मध्य में यह नहर स्थित है। एक बार की बात है, एक बहुत बड़े ज्योग्राफर थे हम्बोल्ट महोदय। हम्बोल्ट महोदय को एक वांडरर थे, इनको यात्रा करना बहुत पसंद था। ये अपनी जहाज लेकर के घूमते रहते थे। इन्होंने पहली बार अनुमान लगाया कि यदि इधर अटलांटिक महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, अगर ये जो पतली रेखा है, यानी कि ये जो जलसंधि है जिसको अंग्रेजी में इस्थुमस बोलते हैं, ये जलसंधि को अगर काट दिया जाए तो ये अमेरिका के उत्तरी भाग से अमेरिका के पूर्वी भाग से अमेरिका के पश्चिमी भाग में पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। यानी कि दक्षिण अमेरिका का जो केप हॉर्न है उसको एक चक्कर काट करके पहुंचने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। इसलिए पहली बार हम्बोल्ट ने, वो जर्मन ज्योग्राफर थे और उन्होंने ये पहली बार बताया। इसके बाद धीरे धीरे ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा आम हो गई कि यहाँ एक नहर बनना अति आवश्यक है। अगर ये नहर बन जाती है तो लगभग 9,000 नॉटिकल मील कम यात्रा करनी पड़ेगी अमेरिका के पूर्वी भाग से अमेरिका के पश्चिमी भाग में पहुंचने के लिए। ये तो सोच लिया गया कि इस नहर को बनाना है। सबसे पहले इस नहर को बनाने का कार्य 1881 में फ्रांस ने शुरू किया। हालांकि इससे पहले स्पेन ने भी प्रयास किए थे, लेकिन वो प्रयास बहुत कारगर नहीं रहे। लेकिन 1881 में सबसे पहला प्रयास किया फ्रांस ने, और फ्रांस ने इसमें अपना काफ़ी एनर्जी, काफ़ी धन इसमें इस्तेमाल किया, लेकिन उसे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। अब मैं बताता हूं कि वह क्यों नहीं प्राप्त हुआ। वो इसलिए नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि पनामा की टेरेन बहुत ही दुर्गम है। ये पूरा पनामा जो देश है ये पहाड़ी देश है, इस पे ये पर्वतीय देश है। अगर इस अटलांटिक महासागर को अगर प्रशांत महासागर से जोड़ना है तो ये पहाड़ों को काटना पड़ता, और इस पहाड़ों को काट करके, इसमें पहाड़ ही नहीं है, इसमें दलदली भाग हैं, घने जंगल हैं, और यहाँ पे आबादी भी कम है, आबादी भी उतना अधिक नहीं है। तो इस तरह की दुर्गम कंडीशन थी। इस कारण से फ्रांस ने जो 1881 में प्रयास किए थे, फ्रांस के द्वारा जो प्रयास किए थे उसमें लगभग इस नहर को बनाते समय लगभग 25,000 लोगों की मौतें हुई। 25,000 लोगों की मौतें हुई थी। क्यों? क्योंकि इतना दुर्गम इलाका था, ये इतना दुर्गम क्षेत्र था कि इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जो मच्छर जनित बीमारियां थी बहुत ज़्यादा फैलती थी, और उस समय उसके इलाज भी उतने प्रॉपर तरीके से नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा डेथ होती थी। तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने पर्वतों को काटना शुरू किया कि इस नहर को, पर्वतों को काट करके इस नहर का निर्माण किया जाए। तो जब जब वो ऐसा करता तो भूस्खलन हो जाता, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उतना अधिक वहाँ पे नहीं थे।
इस कारण से वो नहर बनाने में असफल रहा। अच्छा, इसके बाद अभी भी जब ये नहर बना रहा था, उस समय ये पनामा जो देश था, जो ये पनामा था, ये कोलंबिया देश के अधिकार में हुआ करता था, जिस कारण से ये कोलंबिया देश के अधिकार में होने के कारण कोई भी इसमें कार्य प्रारंभ करने से पहले कोलंबिया की अनुमति लेना जरूरी था। अच्छा देखिए, इस नहर के बनने से सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होने वाला था? इस नहर के बनने से सबसे ज्यादा फायदा यूएसए को होने वाला था। क्यों? क्योंकि यूएसए के पूर्वी भाग से, यानी कि उदाहरण मैं दूं तो न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना है किसी भी शिप को, किसी भी कार्गो मालवाहक जहाज को न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो उसको पूरा केप हॉर्न का चक्कर काट करके यहां पहुंचना पड़ता था। अगर ये नहर बन जाती तो केवल यहां से आपको नहर के द्वारा यहां पहुंच सकते थे। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अगर न्यूयॉर्क से आपको पूरा चक्कर काट करके सैन फ्रांसिस्को किसी गुड्स को यहाँ पे, किसी कंटेनर को, किसी जहाज को यहाँ पहुँचना था, तो उसको लगभग आप समझिए 13,200 नॉटिकल माइल की यात्रा करनी पड़ती थी। केप हॉर्न से होकर के साउथ अमेरिका का पूरा चक्कर काट करके पहुंचने में 13,200 नॉटिकल मील की यात्रा करनी पड़ती थी। अब अगर ये नहर बन जाती तो यह दूरी सिमट करके मात्र रह जाती 5,100 नॉटिकल मील, 5,100 नॉटिकल माइल। तो आप अच्छे से इस चीज को समझ सकते हैं कि अब इसमें कितना ज़्यादा एनर्जी बचेगी, कितना ज़्यादा शिप का ऑयल बचेगा, कितना ज़्यादा टाइम बचेगा और कितना ज़्यादा समय बचेगा। तो इस तरह से इसको बनाना एक अनिवार्यता हो गई थी कि भाई इसको बनाना ही बनाना है, चाहे जो हो जाए। इसमें क्या किया गया, फिर अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई। मुझे याद आता है शायद उस समय उसके जो राष्ट्रपति थे शायद वुड्रो विल्सन थे। वुड्रो विल्सन ने कहा हम इस नहर को बनाएंगे, लेकिन कोलंबिया उसका विरोध कर रहा था। उसने कहा कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, आप यहाँ नहर नहीं बना सकते। लेकिन उस समय कोलंबिया पे अमेरिका का अधिकार था। अमेरिका ने कहा अगर आप इसमें अपनी नहर बनाने दो तो मैं आपको आज़ादी दे दूंगा, मैं आपको स्वतंत्र कर दूंगा, आप हमको ये काम करने दीजिए। तो उसने ये बात मान ली और इसको स्वतंत्र कर दिया गया। कब? 1903 में स्वतंत्र हो गया आपका पनामा, मतलब सॉरी आपका कोलंबिया स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्र होने के बाद अमेरिका ने पूरी ताकत के साथ यहाँ पे पनामा कैनाल बनाने का कार्य युद्ध स्तर पे शुरू किया। कब? 1904 में यहाँ पे पनामा नहर बनाने का कार्य शुरू हो गया। इस कार्य को, इसको बनाने में लगभग 40,000 मजदूर लगे, जिन्होंने अथक परिश्रम किया और ये लगातार काम करते रहे इसमें। और 10 वर्षों के अथक प्रयास के बाद 1904 से लेकर के 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने जा रहा था, उस वक्त यह कैनाल बनके तैयार हो गई। जब ये कैनाल बनके तैयार हो गई तो इसमें आप, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें 10 वर्षों का समय लगा। कितने वर्षों का समय लगा? 10 वर्षों का समय लगा। और आप तो जानते हैं कि इसका टेरेन कितना ज़्यादा दुर्गम है, इसके टेरेन को काटना कितना मुश्किल काम था। फ्रांस इसमें पहले ही फेल हो चुका था कि भाई हम पर्वतों को काट करके नहर नहीं बना सकते। तो मैं कुछ चीज़ें बता, थोड़ा सा इसमें भी जानना है कि जैसे ये आपका अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशन, ये आपका अटलांटिक ओशन है और ये आपका पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पैसिफिक ओशन का जो जल स्तर है अटलांटिक ओशन की तुलना में कुछ अधिक है। तो अगर
इसको इससे जोड़ दिया जाता तो ये बहुत अच्छी कंडीशन ना होती, और दुर्गम स्थिति होने के कारण इसको बनाना कितना कठिन कार्य था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि यह जो कैनाल है पूरी दुनिया के इंजीनियरिंग दिमाग का सबसे बड़ा कारनामा कहा जाएगा। कारण क्या है कि इसमें मैं ये समझाना चाहता हूं कि इसमें इस तरह से कैनाल नहीं बनाई गई है। इसमें जो कैनाल बनी है उसमें लॉकिंग और लिफ्टिंग सिस्टम का व्यापक इस्तेमाल किया गया है। इसमें क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो ओशन है काफ़ी नीचे, ये जो पैसिफिक ओशन है काफ़ी नीचे, और ये पर्वतीय भाग काफ़ी ऊपर। तो इसमें क्या किया गया कि इसमें एक मानव निर्मित झील बनाई गई। मानव निर्मित झील बनाई गई पनामा के बीच में। उस झील का नाम था टैगुन झील, सॉरी गोटुन झील। ये जो झील बनाई गई, एक गोटुन झील का निर्माण किया गया। गोटुन झील में क्या किया गया, इधर से बंद, इधर से लॉक कर दिया गया, इधर से लॉक कर दिया गया, एक गोटुन झील बना दी गई। अच्छा, ये चीज जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि गोटुन झील खारे पानी की झील नहीं थी, गोटुन झील थी मीठे पानी की झील। और यह झील इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस झील के बनने से पूरे पनामा को मीठे पानी की सप्लाई होने लगी थी। तो यह झील पनामा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी। क्यों? क्योंकि इससे लोगों को पीने के लिए पानी मिल रहा था। लेकिन इस झील तो बनाई गई थी शायद इसलिए कि इसमें जहाज चल सके। अब आपको जान के आश्चर्य होगा, आप चौंक सकते हैं इस झील का कारनामा सुन के। ये देखिए, ये झील का कह रहा हूं, ये जो कैनाल है ये कैसे बनी है इसको सुनिए। ये सीढ़ी नुमा है, ये देखिए इस तरह से ये कैनाल है। ये यहां पे है आपकी टैगुन लेक। इसमें लिफ्टिंग और लॉकिंग सिस्टम का व्यापक प्रयोग किया गया है। लिफ्टिंग सिस्टम में इसमें जहाज जब यहां पहुंचते हैं, ये समझने की बात है कि ये जहाज यहां पहुंचते हैं तो इस जल का स्तर ऊपर उठता है, फिर ये जहाज यहां पहुंच जाता है, फिर उसके बाद इसका जल स्तर ऊपर किया जाता है तो ये जहाज टैगुन झील में पहुंच जाती है। और टैगुन झील में ये जहाज लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा करता हुआ यहां पहुंच जाता है, आपके पैसिफिक ओशन के पास पहुंच जाता है, और वहां पे उसी प्रक्रिया के द्वारा जलस्तर को नीचे किया जाता है और जहाज नीचे आ जाती है। इसी तरह जलस्तर नीचे किया जाता है लॉकिंग सिस्टम, जैसा मैंने बताया कि लॉकिंग सिस्टम और लिफ्टिंग सिस्टम के द्वारा यह संचालित होता है नहर। उसके बाद ये जो आपका बोट है वो शिप फिर इसका तल और नीचे करके जो तल पैसिफिक ओशन का है उस तल पे ला करके जहाज को बहुत आराम से पैसिफिक ओशन में उतार करके उसके गंतव्य तक भेज दिया जाता है। आशा है आप समझ गए होंगे। अगर इसको ज़्यादा व्यापक समझाना है तो मैं बाद में भी इसको समझा सकता हूँ। बहुत आसान प्रक्रिया है ये, बहुत आसान है ये। इन पर्वतों को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जब आप इसमें पानी भर देंगे जहाज अपने आप ऊपर उठ जाएगा, फिर आप इसमें पानी भरिए, इसमें जहाज ऊपर उठ जाएगा और फिर टैगुन झील में पहुंच जाएगा। और टैगुन झील में 34 किलोमीटर की यात्रा करते फिर नीचे उतारते हुए और आप पैसिफिक ओशन में उसको प्रवेश करा दीजिए। तो ये है पनामा झील का स्पेशल मॉडल जिसके आधार पे ये बनाया गया। ये इसका मेन है। हमें जानने की आवश्यकता क्या है इसमें हमें जानने की आवश्यकता ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें तथ्य ये है, एक जहाज जब पनामा नहर से गुजरता है तो लगभग 50 मिलियन गैलन मीठे जल का नुकसान होता है। इसलिए पनामा के लोग जो पर्यावरणीय दृष्टि से और अपने
अपनी सुविधाओं के लिए जिस जल को वो पीते हैं और अपने लिए उपयोग करते हैं, वो जल लगातार कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब एक जहाज गुजरता है तो वो पानी, जो वो मीठे जल जो टैगुन झील में बोल रहा हूँ, सॉरी, ये गैटुन झील है, सॉरी, ये गैटुन झील है, लिख दे रहा हूँ, ये गैटुन झील है, गैटुन लेक। तो ये गैटुन लेक है। तो गैटुन लेक से लगभग 50 मिलियन गैलन पानी समुद्र में छोड़ा जाता है। तो एक जहाज गुजरने से इतने पानी का नुकसान होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी बात है। तो गैटुन झील में पानी कहाँ से आएगा? तो इसलिए वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं कि यहाँ पे हमारे उपयोग का जो जल है वो इसमें चला जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एक गैलन में कितना लीटर होता है? एक गैलन में होता है आपका 3.78 लीटर पानी। एक गैलन में 3.78 लीटर जल होता है। ऐसे ही आप सोचिए कि 50 मिलियन गैलन वाटर वेस्ट होता है एक जहाज के निकलने से। और मैं आपको बता दूं, एक साल में पनामा नहर से 15,000 जहाज गुजरते हैं। 15,000 मालवाहक जहाज पनामा नहर से गुजरते हैं। कितने जल का नुकसान होता होगा, इस बात को आप समझ सकते हैं। तो ये पर्यावरणीय दृष्टि से इसका अवनयन होता जा रहा है। हालांकि इसमें वर्षा होती है और वर्षा का जो जल है वो इसमें पहुंचता रहता है, जिस कारण से जहाज आराम से इसमें गुजरते रहते हैं, क्योंकि इसका तल भी नीचे नहीं हो सकता है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण तथ्य बताऊं तो आपको शायद मजा आए। ये जो आपका पनामा नहर है, ये पनामा नहर कुल इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 82 किलोमीटर। ये आर पार इसकी लंबाई 82 किलोमीटर है। तो 82 किलोमीटर लंबी नहर या कैनाल को बनाया गया। चौड़ाई कितनी है? इसकी चौड़ाई है 90 मीटर। 90 मीटर चौड़ी नहर है, 82 किलोमीटर लंबी नहर है और 12 मीटर गहरी है। 12 मीटर डेप्थ है इसकी। 12 मीटर गहरी नहर है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें लगातार सुधार तो होता रहा है, लेकिन अब जाकर के 2016 में इसके चौड़ीकरण का कार्य पूरा हुआ है। इसके द्वारा जब ये चौड़ीकरण हो जा रहा है, इसके द्वारा जहाज़ों की और मात्रा बढ़ाई जा सकेगी और वो जहाज़ आराम से इसमें से गुजर सकेंगे। और इसमें एक समझौते के तहत पहले अमेरिका इसका यूज़ करता था लेकिन बाद में अब लगभग 1999 से ये पूरी तरह से 1999 से ये पूरी तरह से पनामा देश के आधिपत्य में है। और ये उसके जो भी रेवेन्यू आता है वो पूरा पनामा देश ही इसको लेता है और सारी देख रेख पनामा देश ही इसका करता है। अच्छा, कोई भी ये इस नहर में जब ये इस नहर में कोई जहाज़ प्रवेश करता है तो वो अपने जहाज़ का इंजन बंद कर देता है और उस जहाज़ को खींचने के लिए बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, बहुत सारी मशीनरी होती है और उस जहाज़ को पार कराने की जिम्मेदारी उनकी होती है। और जब तक वो पार नहीं होता तब तक उनके कर्मचारी लगे रहते हैं और जहाज़ को पार करा दिया जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से लेकर के यहाँ से अब इसको यात्रा करने में, यहाँ से यहाँ यात्रा करने में मात्र आपको कितना 5,100 नॉटिकल माइल का ही टाइम लगता है। एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? एक नॉटिकल माइल
एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर है? आप जानते हैं कि जो समुद्र में जो दूरी नापी जाती है वह नॉटिकल माइल्स में नापी जाती है। तो एक नॉटिकल माइल्स में 1.8 किलोमीटर्स होते हैं, 1.8 किलोमीटर्स होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने किलोमीटर हुए और कितनी बचत हुई। अगर देखिए, अगर ये पूरी यात्रा जैसे मैंने बताया पूरा करके आते तो आपको 13,200 नॉटिकल मील चलना पड़ता। तो इस प्रकार से इसका ये लाभ हुआ है और इसका लाभ मानवता के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। क्यों? क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, बहुत सारी इस तरह की प्रक्रियाएं चल रही हैं जिसके द्वारा पृथ्वी का एक तरह से विनाश का कार्य चल रहा है। तो उसमें ऑयल बचाने का कार्य इस पनामा नहर ने बखूबी किया है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। मैं कोई भूमिका नहीं बनाया इसकी, जो मेरे दिमाग में आया मैं बताता चला गया और शायद मैं थोड़ा अच्छे से वो बनाता तो बहुत अच्छा होता कि थोड़ा सा ये बताता कि 1 to 1 कैसे करते हैं। तो अभी मैं इसी तरह से आपको बताया। हमें आशा है कि आप इसको पूरी तरह से समझ चुके हैं, लेकिन अगर इसमें कोई आपको क्वेश्चन, कोई डाउट हो तो आप इसको पूछिएगा और हम उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर करेंगे कि क्या है। बहुत सारे मुझे पता है कि इसमें बहुत सारे तथ्य भी छूट रहे होंगे या हो सकता है अभी मेरे दिमाग में ना आ रहे हों, आप याद दिलाएं तो मैं इसको बता सकता हूं। तो इसमें आप कमेंट करिएगा और जो भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं उस पर पूरी हेल्प की जाएगी। धन्यवाद।